कुछ बच्चों ने लिखा कि आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा एरर था। अब बिल्कुल सही होगा आई होप। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, बेसिकली हमें बात करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। आई थिंक यू शुड चेक। आवाज़ वगैरह आ रही है सभी को? एक बार ज़रा कंफर्म कर दो फटाफट। इज इट ऑडिबल नाउ? चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी है हमारे पास, 2 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं और 6 मार्क्स वाले, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर में से आ सकते हैं सब कुछ इसके अंदर है। क्वेश्चंस हमें मिलेंगे कहाँ से? तो ये क्वेश्चंस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। आप सब अपने अपने जवाब देते रहना, बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि गुट निरपेक्षता के द्वारा किन 2 उद्देश्यों को पाने की कोशिश की गई है। तो देखिए गुट निरपेक्षता का मतलब क्या था ये मैं बता देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो गुट निरपेक्षता का मतलब था दोनों गुटों से दूर रहना। ठीक है, दोनों गुटों से दूर रहने का मतलब क्या है कि हम इस तरीके की व्यवस्था बनाए, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान 2 गुट बन गए थे। पहला गुट कौन सा था? अमेरिका का, यानी पश्चिमी गठबंधन। दूसरे बन गए थे पूर्वी गठबंधन। ऐसे में कुछ अल्प विकसित देश थे, विकासशील देश थे, उन्हें सबसे अलग रहना था। तो गुट निरपेक्षता के 2 उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला उद्देश्य तो ये था कि भाई ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें हम दोनों महाशक्तियों से दूर रहें। तो पहला उद्देश्य हो गया दोनों महाशक्तियों से दूर रहना। और दूसरा उद्देश्य आप कह सकते हो कि विकासशील देशों के बीच संयोग स्थापित करना, ताकि सब मिलकर क्या कर सके? विकास कर सके। तो इस तरीके से 2 उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है। देखिए हम सबको पता होगा, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, अगर वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। सभी चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में डिस्क्राइब किया है हमने। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने हमेशा ये शिकायत की कि सर आपकी वीडियोस बहुत छोटी है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी, देखिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने बिल्कुल फ्लो वाइज वीडियो बनाई है। तो अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो आपको वीडियो के लेंथ पे नहीं जाना, उसके अंदर जो क्वालिटी कंटेंट हमने इंसर्ट किया है ना उसको देखना, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो नाटो को पश्चिमी गठबंधन क्यों कहा जाता है? देखिए नाटो की स्थापना की थी अमेरिका ने। ठीक है, तो जो नाटो की स्थापना की अमेरिका ने, तो इस दौर में उसे पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमी देश है ना। पश्चिमी गठबंधन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका क्या है? एक पश्चिमी देश है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वार्सा पैक्ट को पूर्वी गठबंधन क्यों कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसे सोवियत संघ ने बनाया था, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पूर्वी गठबंधन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखो तो निम्नलिखित को विस्तार से लिखे। अच्छा, नाटो, सीएटो, सेंटो और अंकटाड को विस्तार से लिखना है। नाटो की फुल फॉर्म, नाटो की फुल फॉर्म आई होप कि आप सबको पता होगी, फटाफट से कमेंट सेशन में बताओ। देखिए नाटो की फुल फॉर्म क्या थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से सीएटो की फुल फॉर्म क्या है, जो कि हमने पढ़ी है कई बार। ठीक है, तो सीएटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो की फुल फॉर्म क्या है? सेंटो में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो CENTO से ना अलग अलग मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर CE और N का सेम ही मतलब है। CE और N का मतलब है सेंट्रल और फिर है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप CE और N से अलग अलग वर्ड्स ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब है CEN से क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय संधि संगठन। अंकटाड, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या थी भाई? किसी को पता है क्या? फटाफट बताओ कमेंट सेशन में, किसी को कोई आइडिया? तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए अंकटाड की फुल फॉर्म थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है भाई, तो ये कॉन्फ्रेंस किया गया था, कब किया गया था? ये जब नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी हमने। तो जब अल्प विकसित देशों ने बोला था कि भाई हमें भी विकास के मौके मिलने चाहिए, तो उस दौरान यूएनओ ने क्या किया था? एक कॉन्फ्रेंस किया था, किस नाम से? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, अगर आपको याद हो तो उस रिपोर्ट का नाम क्या था? टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये एक मार्क्स में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटे में भी पूछते हैं, लॉन्ग में भी पूछते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि शीत युद्ध से क्या समझते हैं, तो सभी बच्चों को में भी पता होगा कि शीत युद्ध से क्या समझा जाता है। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है? 2 देशों के बीच में रक्त रंजित युद्ध नहीं होता, बल्कि क्या होती है? विचारधारात्मक लड़ाई होती है। तो शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें 2 देशों के बीच रक्त रंजित युद्ध तो नहीं होता, केवल क्या होती है? विचारधारात्मक लड़ाई होती है। ठीक है, शीत युद्ध में शामिल हुई 2 महाशक्तियों के नाम, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सी 2 महाशक्तियां थी? देखो एक तो था अमेरिका और दूसरी तरफ कौन था? सोवियत संघ। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, तो आप वीडियोस देखो, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, एक तो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितने भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब नई वाली प्लेलिस्ट के है।
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाओ, हर वीडियो को देखो, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाई विश्व एक ध्रुवीय बना कब, यानी विश्व एक ध्रुवीय कब बना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक ध्रुवीय या बहुध्रुवीय या दो ध्रुवीय का मतलब क्या होता है। देखो मैंने आपको वीडियोज में भी बताया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो ध्रुवीय विश्व उस विश्व को कहा जाता है जब विश्व में दो महाशक्तियां होती है। विश्व में दो महाशक्तियां होने का मतलब क्या है, जैसे शीत युद्ध का दौर था तो उस समय विश्व में दो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी ना, वो था दो ध्रुवीय विश्व। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो एक महाशक्ति खत्म हो गई ना, तो कितनी महाशक्ति बची, एक। तो इसी को बोला जाता है क्या, एक ध्रुवीय विश्व। तो एक ध्रुवीय विश्व कब बना भाई, तो सिंपल सा आंसर है कि जब शीत युद्ध खत्म हो गया, यानी 1991 में जैसे ही शीत युद्ध का खात्मा हो उसी के बाद क्या बना, एक ध्रुवीय विश्व बना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, भाई दो ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि दो ध्रुवीय विश्व उस स्थिति को कहा जाता है जब क्या था, दो ध्रुवीय विश्व यानी जब दो महाशक्तियां थी। दो महाशक्तियां कौन थी, शीत युद्ध के दौर में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई दो ध्रुवीय विश्व क्या होता है, तो आप उसे बोलेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व का मतलब एक ऐसा विश्व जिसमें शक्ति के दो केंद्र होते हैं, और ऐसा कब हुआ था, शीत युद्ध के दौर में। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन आता है कि भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कब किए। बताओ सब फटाफट बताओ कि भाई कब किए थे हस्ताक्षर, जल्दी जल्दी बताओ। तो मैं बताता हूं फटाफट से, जैसा कि सबने कमेंट भी किया कि 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1971 में। ठीक है, 1971 में जब क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। किसके बीच युद्ध हो रहा था, भारत और बांग्लादेश के बीच, बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। किसकी वजह से युद्ध हो रहा था भाई, बांग्लादेश की वजह से युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो उस दौर में क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का, तो भारत को उस समय अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति से अलग जाकर क्या करना पड़ा था, सोवियत संघ से 20 वर्षीय समझौता करना पड़ा था। तो ये तब की बात है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1971। ठीक है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से मना क्यों किया। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि एनपीटी क्या है। एनपीटी का मतलब था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। ठीक है, यानी परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब था कि भाई परमाणु हथियारों को एक जो देशों ने एक स्पेसिफिक टाइम से पहले बना लिए। ठीक है, वो स्पेसिफिक टाइम क्या था, यानी किस ईयर के बारे में बताया गया था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उस ईयर से पहले जिस भी देश ने क्या किया, परमाणु हथियार बना लिए, वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके बाद कोई भी नहीं कर सकता। तो भारत ने बोला कि भाई ये तो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है, जब आपके पास संसाधन थे तो आपने बना लिए अपनी रक्षा के लिए हथियार, पर अब जब हमारे को जरूरत है तो आप हमें मना कर रहे हो। तो ये तो क्या है, ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है, इसीलिए हम इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस वजह से भारत ने क्या नहीं किया था, एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वही थी जिसका अभी मैंने आपको ऊपर अंकटाड भी बताया था। ठीक है, तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो अल्प विकसित और विकासशील देश है ना, उनको भी विश्व के अंदर एक पहचान मिल सके, वो भी विकास कर सके, क्योंकि विकसित देशों ने तो उनका दोहन करके विकास कर लिया। ठीक है, अब जब उनके विकास की बारी आई तो विकसित देश पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें भी क्या मिलने चाहिए, पूरे मौके मिलने चाहिए। क्या करने के मौके भाई, विकास करने के मौके। तो कोई पूछेगा नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप उसे फटाफट से कहेंगे कि भाई नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था अल्प विकसित या विकासशील देशों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना। भारत ने नाटो और सीएटो में शामिल होने से क्यों मना किया। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया हुआ है। तो भारत ने नाटो और सीएटो में शामिल होने से इसीलिए मना किया क्योंकि भारत जो था वो तो गुटनिरपेक्ष था ना। उसने बोला था कि ना तो मैं अमेरिका की साइड जाऊंगा ना सोवियत संघ की साइड जाऊंगा। तो इस स्थिति को देखते हुए नाटो में शामिल होने का मतलब था कि भारत अमेरिका की साइड है, सीएटो में शामिल होने का भी सेम मतलब था। तो इस वजह से ना तो भारत सीएटो में शामिल हुआ ना नाटो में शामिल हुआ, वो क्या रहा, वो दोनों देशों से अलग रहा और उसने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। अपरोध का तर्क बताओ भाई, अपरोध के तर्क से क्या समझते हो, अपरोध के तर्क से क्या समझते हो। अपरोध के तर्क का मतलब था एक ऐसी स्थिति जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध नहीं होता। युद्ध क्यों नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि दोनों महाशक्तियों को पता है कि भाई हम सब जो है ना, हम दोनों जो है वो बराबर के हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम युद्ध करेंगे तो भले ही मैं उसे एक बार हमला कर भी दूं, बट दूसरी बार जो वो हमला करेगा उससे मुझे भी नुकसान होगा। ठीक है, तो अपरोध के तर्क का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति का होना जिसमें कि दोनों देशों को पता हो कि हमारी शक्ति बराबर है लगभग, तो अगर हम युद्ध करेंगे तो हमें नुकसान तो होगा ही होगा। तो इससे बढ़िया हम युद्ध ना करें, इसी को क्या बोला जाता है, अपरोध का तर्क कहा जाता है।
1 मार्क्स वाले क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे एक्सप्लेन करो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के लिए कर रहे हैं हम, कंटिन्यूसली ऐसी वीडियोस करेंगे रेगुलरली, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलेंगे कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो क्रिस क्रॉस क्लासेस सर्च करो गूगल पर, वहाँ से वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ कंटेंट हमने लगभग अपलोड कर दिया है, एक्सेस करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, ठीक है। इसके अलावा 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं हम भाई। गुट निरपेक्षता से भारत को क्या क्या फायदे हुए? देखिए भारत को बहुत सारे फायदे हुए। पहली बात तो वो दोनों महाशक्तियों में से किसी के भी अंडर नहीं गया, ठीक है, यानी वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सका। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखोगे सफिशियंट रहेगा। तो पहला लिख दो कि भाई वो स्वतंत्र विदेश नीति अपना सका। इसके अलावा भारत को क्या फायदा हुआ? इसके अलावा भारत को मिला एक ऐसा मौका कि अगर कोई भी महाशक्ति उस पर दबाव बनाए तो वो दूसरी महाशक्ति के साथ जा सकता था, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई हथियारों की होड़ से आप क्या समझते हैं? तो हथियारों की होड़ क्या थी? हथियारों की होड़ का मतलब था कि भाई जो दोनों महाशक्तियां थी ना, उन्होंने खुद को एक दूसरे से अच्छा साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए। तो एक तरफ जहां अमेरिका ने हथियार बनाए, दूसरी तरफ सोवियत संघ भी हथियार बनाने लगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, यानी कि हथियारों की होड़ शुरू हो गई किसके अंदर? दोनों महाशक्तियों के बीच, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये मोस्टली पूछे जाते हैं, वही डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। इसके अलावा कुछ भी आलतू फालतू के क्वेश्चंस पिकअप नहीं किए हमने, तो ये सब भी अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें से मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस है जो कि रिपीट हुए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। हथियारों की होड़ समझ आ गया होगा, यानी शीत युद्ध के दौरान जब दोनों महाशक्तियों ने खुद को एक दूसरे से अच्छा साबित करने के लिए क्या किया? ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाए, तो उसी को बोला गया क्या? हथियारों की होड़। अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा का वर्णन करो। भाई अमेरिका की 3 विचारधाराएं थी, बिल्कुल रट्टा लगा लो अच्छे से। कौन सी थी? पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतंत्र। 3 विचारधाराएं थी, अच्छे से रट्टा लगा लो, बिल्कुल भी किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली थी पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र। और दूसरी तरफ सोवियत संघ की विचारधारा के बारे में अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे साम्यवादी, समाजवाद। सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में सब कुछ दिया गया है, आपके लिए ही बनाया गया है, तो आपका एक्सेस करना जरूरी है। किसी को ना मिले तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, चैट सेशन में नहीं, नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। आई विल शेयर द लिंक। इसी के साथ साथ तो ये बिल्कुल अच्छे से रट्टा लगा लो कि अमेरिका की विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतंत्र। और सोवियत संघ की विचारधारा क्या थी? साम्यवादी, समाजवाद, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये कि भाई शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अपरोध के तर्क की वजह से। अपरोध का तर्क मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि एक ऐसी स्थिति जिसमें दोनों महाशक्तियों को पता था कि भाई अगर हम युद्ध करेंगे ना तो समस्या बनी रहेगी। तो इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या नहीं किया? युद्ध नहीं किया। तो कोई पूछेगा शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला, तो आप उसे कहोगे अपरोध की तर्क की वजह से, क्योंकि दोनों महाशक्तियों को पता था कि अगर हम आक्रमण करेंगे ना तो हमें नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। गुट निरपेक्षता के किन्हीं 4 संस्थापक नेताओं और उनके देशों का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी घुमा के नहीं पूछा गया, ये आप मेरे को बताएंगे चैट सेशन के अंदर, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों द्वारा बनाए गए गठबंधनों का वर्णन करें। तो देखिए अमेरिका ने कौन कौन से गठबंधन बनाए थे, फटाफट बताओ। देखो एक तो नाटो, सीएटो और सेंटो बनाया था, ठीक है। और सोवियत संघ ने कौन सा बनाया था? एक ही बनाया था, कौन सा था? वार्सा पैक्ट। तो इस तरीके से कितने गठबंधन बनाए थे? अमेरिका ने बनाए थे 3 गठबंधन, नाटो, सीएटो और सेंटो। और दूसरी तरफ सोवियत संघ ने बनाया था एक गठबंधन, कौन सा? वार्सा पैक्ट, ठीक है। गुट निरपेक्षता की 3 विशेषताओं का वर्णन करें। देखो विशेषता है, वर्णन, विशेषता है, उसका उद्देश्य या उसके कार्य सब कुछ सेम है, तो ऐसे ही लिखोगे आप। गुट निरपेक्षता की विशेषताओं में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे कि भाई उसकी स्थापना की गई थी किस लिए? ताकि दोनों महाशक्तियों से दूर रहा जा सके। इसके अलावा जो गुट निरपेक्षता की विशेषता थी वो ये थी कि गुट निरपेक्षता के अंतर्गत सभी विकासशील या अल्प विकसित देश शामिल थे। उसके अंदर शामिल सभी देश क्या थे? नव स्वतंत्र थे। तो इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट आराम से लिख दोगे। जैसे आपने लिख दिया कि वो नव स्वतंत्र थे, इसके अलावा आपने लिख दिया कि वो अल्प विकसित और विकासशील देश थे। स्थापना किस लिए की गई थी? ताकि दोनों महाशक्तियों से दूर रह सके। अच्छा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हमारे क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस विच कंसिस्ट 4 मार्क्स, जो कि 4 मार्क्स में आएंगे, तो थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन डिटेल्ड मैनर। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक्सप्लेन करो। अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि क्लास रिकॉर्डेड है। देखिए क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, दिस इज कमिंग टोटली लाइव, ठीक है। दिस इज अ लाइव क्लास, आई कैन सी योर कमेंट्स, बट क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आई एम नॉट रिप्लाइंग राइट नाउ, ठीक है। इसके अलावा अभी इसके बाद वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन सेशन जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकेंगे और आई विल आंसर यू, ठीक है। तो 4 अंक वाले प्रश्न देखते हैं फटाफट। तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों महाशक्तियों से दूर रहना जरूरी क्यों समझा? देखो शीत युद्ध के दौरान भारत ने डिसाइड किया था कि भाई वो अपनाएगा गुट निरपेक्षता,
क्यों अपनाएगा, कोई रीजन तो होगा ना। तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो 1947 से पहले आपने देखा होगा कि कितने लंबे समय तक हमने स्वतंत्रता संग्राम किया, बड़े बड़े नेताओं ने उसके अंदर भाग लिया, बहुत से लोगों की जान गई, किस लिए, ताकि हम बड़ी महाशक्तियों के प्रेशर से, उनके दबाव से, उनकी अधीनता से बाहर आ सके, यानी ब्रिटेन से आजाद हो सके। पर मान लो भारत क्या करता, आजादी के तुरंत बाद किसी एक देश के एक गुट में शामिल हो जाता, चाहे वो अमेरिका था चाहे सोवियत संघ, तो फिर क्या फायदा था स्वतंत्रता लेने का, इससे बढ़िया तो वो ब्रिटेन के गुट में ही था। ठीक है, तो अल्टीमेटली भारत ने दोनों महाशक्तियों से दूर रहना इसीलिए जरूरी समझा, क्योंकि उसे क्या चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी, वो किसी महाशक्ति के अधीन नहीं रहना चाहता था, वो अपना विकास अपने द्वारा करना चाहता था। तो इसके अंदर पॉइंट्स क्या लिखोगे, दोनों महाशक्तियों से दूर रहना इसीलिए जरूरी समझा क्योंकि उसे चाहिए थी स्वतंत्र विदेश नीति। ठीक है, विश्व के अंदर क्या चाहिए था, संयोग चाहिए था, विश्व शांति चाहिए थी, क्योंकि अगर वो भी दूसरे देशों की तरह बट जाता, ठीक है, तो विश्व के अंदर शांति कौन कराता। ठीक है, आपको पता होगा कि गुटनिरपेक्ष देशों ने एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले किया था किसके अंदर, विश्व के अंदर शांति कायम करने में। तो अगर भारत भी ऐसा ही करने लगता तो समस्या बढ़ जाती। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए क्या किया था, भारत ने दोनों महाशक्तियों से दूर रहना जरूरी समझा था। ठीक है, पॉइंट्स बता देता हूं फटाफट। पहले आप ये लिखोगे ताकि वो क्या कर सके, स्वतंत्र विदेश नीति अपना सके। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि वो क्या कर सके, स्वतंत्र रूप से विकास कर सके। तीसरा पॉइंट लिखोगे कि विश्व में शांति स्थापित कर सके। और चौथा पॉइंट लिखोगे कि अपने जैसे अन्य देशों के साथ संयोग कर सके, यानी जो अल्प विकसित या विकासशील देश थे। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर क्या आप रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस लोगे, तो हाँ बिल्कुल रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस लेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से इसी टाइम पर या इससे थोड़े से टाइम बाद क्या करेंगे, हम रेगुलरली क्लासेस लेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थी, भाई विस्तार से वर्णन करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे नोट्स के अंदर। महाशक्तियां देखिए इतनी विशाल थी और उनके पास सारे संसाधन थे, तो सवाल आता है कि भाई वो गठबंधन बनाती क्यों थी, तो वो गठबंधन इसीलिए बनाती थी। ठीक है, 4 पॉइंट्स बताऊंगा फटाफट, ठीक है, उन्हें याद रखना। तो सबसे पहले तो उन्हें मिलते थे सैनिक ठिकाने, यानी जहां से वो दूसरी महाशक्ति पे नजर रख सकती थी। देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, पैराग्राफ लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे और मिलेंगे भी तो कम मिलेंगे, पॉइंट वाइज लिखो। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एग्जैक्ट पॉइंट्स। ठीक है भाई, तो महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाती थी क्योंकि उनको मिलते थे सैनिक ठिकाने, उनसे मिलते थे संसाधन। ठीक है, यानी एक तो सैनिक ठिकाने मिल जाते थे दूसरी महाशक्ति पर नजर रखने के लिए, दूसरा उनको मिल जाते थे सैनिक ठिकाने नहीं संसाधन, जैसे कि मान लीजिए तेल हो गया, बाकी के संसाधन हो गए, तो वो सब मिल जाते थे। ठीक है, इसके अलावा उनको क्या मिलता था, समर्थन मिलता था उनकी विचारधारा के अंदर कि भाई ज्यादा से ज्यादा छोटे देश अगर उनके साथ शामिल होते थे तो इसका मतलब क्या है कि उनकी विचारधारा अच्छी है, उनका ग्रुप क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। साथ ही साथ क्या मिलता था, संयोग मिलता था। ठीक है, यानी सभी छोटे देशों को साथ लेकर महाशक्तियां क्या करती थी, संयोग बिल्ड करती थी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, किस आधार पर भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना की गई। देखिए भारत ने गुटनिरपेक्षता अपनाई थी तो उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की गई थी। यानी कुछ लोगों ने कहा कि भाई भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है वो सही नहीं है। तो मतलब क्या है इसका, किस तरीके से आलोचना की गई। देखिए इसके भी 2 से 3 पॉइंट बताता हूँ फटाफट से मैं। सबसे पहले तो ऐसा कहा गया कि भाई जो भारत की गुटनिरपेक्षता नीति है ना, उसका कोई मुद्दा नहीं उठता कि दोनों देशों से दूर रहना, पूरे विश्व से दूर रहना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये सिद्धांत विहीन है, यानी ये प्रैक्टिकल नहीं है कि भारत बड़ी बड़ी महाशक्तियों से दूर रहकर क्या नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया था। तो पहला क्या कि सिद्धांत विहीन है। दूसरा पॉइंट जो था कि जब भारत ने 1971 में समझौता किया था सोवियत संघ के साथ, जो कि अभी आपको बताया था मैंने ऊपर, तो उस दौर में क्या हुआ था कि सबने सोचा कि भाई भारत के ने तो ये बोला था कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे, दोनों देशों से दूर रहेंगे, और अब जाके सोवियत संघ से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। तो इस वजह से भी उसकी क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा कि भाई जो गुटनिरपेक्षता की नीति है ना, उसका कोई आधार नहीं है, यानी वो क्या नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरीके से आप 3 से 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर जो 4th क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है कि गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, गुटनिरपेक्षता और पृथकवाद में अंतर बताइए। तो गुटनिरपेक्षता से हम क्या समझते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन लिखने है। देखिए गुटनिरपेक्षता का मतलब था दोनों महाशक्तियों से दूर रहना। गुट निरपेक्षता यानी गुटों से निरपेक्ष रहना, दूर रहना। ठीक है भाई, तो दोनों गुटों से दूर रहना, यही था गुटनिरपेक्षता का मतलब। गुटनिरपेक्षता और पृथकवाद में अंतर बताना है। देखिए नोट्स में भी आपको दिया गया है, वहां से पढ़ लेना। मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट्स मिलेंगे कहाँ से, वेबसाइट पे जाओ, वहां से नोट्स मिलेंगे। तो गुटनिरपेक्षता और पृथकवाद में अंतर क्या था, पृथकवाद का मतलब होता है बिल्कुल अलग रहना, यानी हमें तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अपने अंदर ही सिमट के रहना। जबकि गुटनिरपेक्षता पृथकवाद नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि गुटनिरपेक्षता के अंदर ये दोनों देश अलग तो थे, यानी ये सभी देश दोनों महाशक्तियों से अलग थे। ठीक है, पर कभी भी इन दोनों देशों ने उन महाशक्तियों का एक तरीके से अपने विचार देना नहीं छोड़ा। यानी कि पृथकवाद में क्या होता है कि ना तो मैं तुम्हारे साथ हूं, ना तुम्हारे बारे में कुछ बोलूंगा।
जबकि गुट निरपेक्षता में क्या था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर अगर तुम गलत करोगे ना तो मैं तुम्हारा विरोध करूंगा, सही करोगे तो तुम्हारा समर्थन करूंगा। ठीक है, तो ये देश भले ही उनके साथ नहीं थे, पर ये विचार हमेशा उन्हें अपने देते रहते थे। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो स्ट्रीम को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है कंटिन्यूअसली। शेयर कर दो फ्रेंड्स के अंदर। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखो, तब ये चीजें आपको समझ आएंगी। ये लाइव स्ट्रीम बाद में वीडियो बन जाएगी तो भी आपको मिल जाएगी। तो एनी हाउ अगर आप क्लास मिस करते हो तो भी आपको क्लासेस रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो अगर आप लाइव में ना आ पाओ तो आप बाद में क्लासेस जरूर देखना। ठीक है भाई, तो हमने 4 तक कवर कर लिया। इसके बाद वाले देखेंगे भाई, क्यूबा मिसाइल संकट का विस्तार से वर्णन करें, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा गया। अच्छा, वेबसाइट का नेम, तो वेबसाइट का जो नेम है हमारी वो है crisscrossclasses.com, जो कि चैनल का नेम है ना, वही अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके नीचे भी लिंक मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन में भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आराम से एक्सेस कर सकते हो। 5वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि क्यूबा मिसाइल संकट का विस्तार से वर्णन करें। तो क्यूबा मिसाइल संकट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि क्यूबा अमेरिका के किनारे पे बसा हुआ देश था, सबको पता होगा। ये समाजवादी विचारधारा थी उसकी, समर्थक था सोवियत संघ का। ठीक है, सोवियत संघ में उस समय थे निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा में थे फिदेल कास्त्रो और अमेरिका में थे जॉन एफ कैनेडी। तो उस दौर में क्या हुआ कि भाई सोवियत संघ को डर सताया कि कहीं अमेरिका उस पर कब्जा ना कर ले, उसने वहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। और इस चीज को देखते हुए जब अमेरिका को पता चला तो उसने भी अपने जंगी बेड़े आगे कर दिए। तो इस तरीके से सोवियत संघ की मिसाइलें और अमेरिका के जंगी बेड़े दोनों आमने सामने आ गए थे। और पहली बार ऐसा लगा कि भाई अब ये शीत युद्ध तो क्या हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यानी जो युद्ध अभी तक रुका हुआ था, अभी सिर्फ बातों बातों में चल रहा था, एक दूसरे की आलोचना की जा रही थी, अब क्या हो जाएगा, रक्त रंजित युद्ध हो जाएगा। पर दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, समझदारी दिखाई, अपने अपने जंगी बेड़ों को पीछे कर लिया, युद्ध नहीं हुआ। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा गया, तो इसीलिए कहा गया क्योंकि पहली बार विश्व में ऐसा लगा था कि बस अब तो तृतीय विश्व युद्ध होकर ही रहेगा और दोनों महाशक्तियों में लड़ाई होकर ही रहेगी, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियों के जंगी बेड़े इतने ज्यादा क्या आ गए थे, पास पास आ गए थे। पर अच्छी बात यह रही कि युद्ध नहीं हुआ और व्यवस्था सामान्य बनी रही। आगे चलेंगे, अब हमारे पास आते हैं 6 मार्क्स वाले प्रश्न। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में आते हैं तो आपको लॉन्ग की तरह ही लिखना है। एक 6 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि ऊपर इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, बीच में पॉइंट्स लिखो और नीचे लिखो कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष लिखना क्या है, ठीक रहेगा, कंपल्सरी रहेगा आपको, उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष जरूर लिखिए। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन, यानी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसके बारे में नीचे कुछ लिख दे। देखिए मैं हर क्वेश्चन का कंक्लूजन आपको समझाऊंगा, तो उसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तभी मार्क्स आएंगे अच्छे से। ठीक है, हमारा मोटिव ये नहीं है कि 70-80% में खुश होना, बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ, भाई विस्तार से बताओ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध क्यों हुआ, 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, ढंग से सुनते रहना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, 2 देशों के बीच यानी 2 गुटों के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ठीक है, जैसे ही वो खत्म हुआ तो क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ। देखो सबसे पहली बात कि विश्व के अंदर क्या हुआ, 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, इस वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। पहला कारण, विश्व में क्या हुआ, 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दूसरा कारण क्या कि भाई दोनों महाशक्तियों की विचारधारा अलग थी। एक बात समझो बिल्कुल अच्छे से कि अगर अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा बिल्कुल सेम होती तो शीत युद्ध कभी भी नहीं होता। तो विचारधाराएं अलग थी, इसी वजह से क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ। नेक्स्ट जो चीज थी कि बाकी के जो स्ट्रॉन्ग देश थे वो सब क्या हो गए थे, तबाह हो गए थे, किसके अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो इस वजह से भी क्या हुआ कि 2 महाशक्तियां बनी और शीत युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे हम चले तो हमें पता चलेगा कि दोनों महाशक्तियां ही क्या थी, विश्व को प्रभावित करने में क्या थी, सक्षम थी। ठीक है, इसी वजह से भी शीत युद्ध हुआ। तो 4 पॉइंट्स हो गए, ऊपर इंट्रोडक्शन लिख दिया, और जैसे कि मैंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध वाला वो इंट्रोडक्शन लिख दिया, 4 पॉइंट्स लिख दिए। लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसे लिखोगे कि भाई उपरोक्त लिखे सभी तथ्यों से ये पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध ही शीत युद्ध के होने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि इस दौरान बहुत बड़ी महाशक्तियों को नुकसान हुआ। ठीक है, जिससे 2 महाशक्तियां उभरी और जो आगे जाकर किसमें जुड़ गई, शीत युद्ध में जुड़ गई। तो इस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, यहां तक सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, आई होप अच्छे से। आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी ने पूछा है कि शीत युद्ध की शुरुआत क्या हुई, एग्जैक्ट टाइम क्या था। तो बेसिकली देखिए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ वैसे ही शीत युद्ध शुरू हो गया था। ये ऐसा नहीं था कि दोनों महाशक्तियों ने बैठकर डिसाइड किया कि अब हम क्या करते हैं, शीत युद्ध शुरू करते हैं। तो बेसिकली ऐसा था कि शीत युद्ध उसी दौर से शुरू हो गया था, ये धीरे धीरे शुरू हुआ, दोनों के बीच का कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ वैसे क्या हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था।
अच्छा, खुशबू जी ने लिखा है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जाते हैं तो सिर्फ हिस्ट्री दिखता है, पॉलिटिक्स नहीं दिखता। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर ना मेन्यू बार दी गई होगी, ठीक है, या फिर आपके फोन में ना कोने पे ना 3 लाइनें आ रही होगी, उस पर क्लिक करो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, उस पर जाओ, पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक करो, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो जैसे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो सिंपल सी बात है कि शीत युद्ध उसी दौर से क्या हुआ था, शुरू हुआ था। आगे देखेंगे हम कि भाई वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है, 3 तर्क देने। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गुटनिरपेक्षता थी ना, उसे बनाया गया था शीत युद्ध के लिए। अब शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, तो फिर गुटनिरपेक्षता क्यों रोक रखी अभी तक, यानी ये संगठन अभी तक क्यों चल रहा है, इसे खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके आपको 3 कारण देने कि भाई वो अभी भी जरूरी है, अभी भी प्रासंगिक है, उसे बने रहना देना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब समझ लो, प्रासंगिक का मतलब होता है कि वर्तमान में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी वो अभी जरूरी है या नहीं है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट इंपॉर्टेंस है या नहीं है, तो प्रासंगिक का मतलब ये होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आप इसके अंदर लिख सकते हो, यानी क्या 3 तर्क देख सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाना कोई आसान काम नहीं है। तो जो कि ये बना हुआ है, तो इसको बिगाड़ देना ये क्या है, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। तो इस वजह से अंतरराष्ट्रीय संगठनों का निर्माण विश्व में क्या है, मुश्किल है। इसी वजह से गुटनिरपेक्षता वर्तमान समय में प्रासंगिक है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो रीजन आप लिख सकते हो कि विश्व में संयोग कायम करने के लिए गुटनिरपेक्षता एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो देश है वो क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो संयोग कायम करने के लिए एक अच्छा देश है। इसी के अलावा इसके अंदर जुड़े हुए ज्यादातर देश जो हैं वो क्या है, अल्प विकसित है या विकासशील है। तो इन अल्प विकसित और विकासशील देशों के एक गठबंधन को बने रहना चाहिए, क्योंकि ये आपस में संयोग से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि भले ही शीत युद्ध खत्म हो गया है, पर विश्व के सामने अब और भी चुनौतियां है ना, आतंकवाद है, प्रदूषण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। तो उन मुद्दों को लेकर गुटनिरपेक्षता आगे बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि शीत युद्ध के लिए शुरू हुआ था तो मुद्दे चेंज नहीं हो सकते। तो अब हम अहम मुद्दों को बदलकर उन पर भी क्या कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई शीत युद्ध के दायरे क्या होते हैं, शीत युद्ध के दायरों से आप क्या समझते हैं। चलो शीत युद्ध के दायरों के बारे में बात करेंगे। शीत युद्ध के दायरों का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि शीत युद्ध के दायरे होते क्या है। शीत युद्ध के दायरे उन स्थितियों को कहा गया है जहां पर ऐसा लगा कि भाई शीत युद्ध अब तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, पर वो नहीं बदला। यानी जहां जहां पर दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई और ऐसा लगा नहीं भाई अब तो तृतीय विश्व युद्ध हो ही जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होके ही रहेगी, ठीक है, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। स्थिति इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी और क्या हुआ कि तृतीय विश्व युद्ध में वो नहीं बदल सका, शीत युद्ध उसी तक ही क्या रहा, सीमित रहा। तो इसी को क्या बोला जाता है, शीत युद्ध के दायरे बोला जाता है। आपसे कोई पूछेगा शीत युद्ध के दायरे क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे कि भाई शीत युद्ध के दायरों का मतलब ऐसी स्थिति से है जिसमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच क्या हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, परंतु नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियों ने समझदारी दिखाई। उदाहरण बताने तो देखो क्यूबा मिसाइल संकट हो जाएगा सबसे पहले, जब लगा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। अफगानिस्तान का संकट हो जाएगा, दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे हमने किया भी हुआ है। मध्य एशिया वाले टॉपिक के अंदर आपको चैनल पर टॉपिक मिल जाएगा, उस टॉपिक को देखो कैसे अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था, समस्या आई थी और ऐसा लगा था कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया वाला दौर है जिसके अंदर ऐसा लगा था। इसके अलावा वियतनाम में हस्तक्षेप किया गया था, उस दौरान भी ऐसा लगा था, ठीक है। और जब बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी तब भी ऐसा लगा था कि युद्ध हो जाएगा। तो यही सब क्या है, ये शीत युद्ध के दायरे हैं, इन्हीं को आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। महाशक्तियों द्वारा शीत युद्ध के दौरान बनाए गए गठबंधनों का वर्णन करें। पिछली बार जो ये क्वेश्चन था ये क्या था, ये थोड़ा सा कम मार्क्स में था। अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पर 6 मार्क्स में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे कि गठबंधन होते क्या है। तो गठबंधन का मतलब है कि जो महाशक्तियां थी उन्होंने बाकी सभी देशों को अपने साथ शामिल करने के लिए क्या किया, कुछ गठबंधनों का निर्माण किया ताकि वो सब देश उनके साथ बने रहे। इन्हीं को बोला गया क्या, गठबंधन, यानी महाशक्तियों द्वारा बनाए गए गठबंधन। कौन कौन से गठबंधन बनाए थे, देखिए 3 बनाए थे अमेरिका ने, नाटो, सीएटो, सेंटो, ठीक है। और जो सोवियत संघ था उसने एक बनाया था, कौन सा बनाया था, वार्सा संधि, ठीक है, वार्सा पैक्ट जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों द्वारा कौन कौन सी परमाणु संधियां की गई, इन्हें किए जाने के क्या कारण थे। देखो कारण मैं बताऊंगा, संधियां आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका काम है। 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए पुट कर रहा हूं मैं जो कि आपको बताने, जो कि सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। संधियां कौन सी की गई, देखिए सॉल्ट थी, सॉल्ट 1 थी, एलटीबीटी थी, एनपीटी, इस तरीके की क्या किया गई, संधियां की गई, जो कि आपको अच्छे से पता होंगी। उनका एक्सप्लेनेशन नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। करने के कारण क्या थे, अगर नोट्स में से भी ना समझ आए ना तो वीडियो देख लेना एक बार। आपको क्या करना है, टॉपिक्स क्लियर करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने ही आने, ठीक है। संधियां क्यों की गई, देखिए संधियां किए जाने का ये कारण था कि दोनों महाशक्तियों को एक समय के बाद ये रियलाइज हुआ कि भाई हम ना ये ना फालतू का काम कर रहे हैं, इस तरीके से
हथियार बना बना कर पैसे खर्च करके। ठीक है, तो इस तरीके से उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम क्या करें कि आपस में संधि कर लें कि भाई तुम भी हथियार मत बनाओ, हम भी हथियार नहीं बनाएंगे, तो दोनों खुशी से रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, आपस में संधि की ताकि वो अपने पैसे वगैरह बचा सके, अपने संसाधन कहीं और अच्छी जगह लगाकर विकास कर सके। ठीक है, तो कारण मैंने बता दिए, संधि आप ढूंढ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा हुआ कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ और इसके परिणाम क्या हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में लिखना है पूरा, शुरू से एंड तक। ठीक है, अच्छा चरणप्रीत जी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, सो आई वांट टू मेंशन यू, वेल डन, कीप इट अप। ठीक है, आगे देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ और इसके परिणाम क्या हुए। द्वितीय विश्व युद्ध था क्या, ये लिखना है आपको सबसे पहले। दो गुटों के बीच युद्ध हुआ था, मित्र राष्ट्र था, दूरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में कौन था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और सोवियत संघ था। और दूसरे दूरी राष्ट्र में कौन था, जर्मनी, जापान और इटली थे। दोनों में युद्ध हुआ। खत्म कैसे हुआ था, खत्म हुआ था जब अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम गिराए थे अमेरिका के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जब क्या किए थे, बम गिराए थे। बम गिराने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। परिणाम क्या हुए थे, देखिए मैंने अभी आपको ऊपर भी बताए थे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हुआ, विश्व दो गुटों के अंदर बट गया, दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ठीक है, दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ा। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि विश्व के अंदर दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। तो ये सब क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और उसके बाद के परिणाम। आगे देखते हैं, गुटनिरपेक्षता के द्वारा भारत और अन्य देशों को क्या लाभ हुए। देखिए हमने इसकी आलोचना पढ़ ली थी अभी ऊपर, अब हमें पढ़ने हैं क्या, लाभ पढ़ने हैं। ठीक है, लाभ के बारे में हम देखेंगे। तो जिवेश जी भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहें, डेफिनेटली आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ऐसी वीडियोस हम ऐसा लाइव सेशन रोज लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको क्या हो सके, सारी चीजें अच्छे से समझ आए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो उन्हें भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हर लाइव सेशन के बाद। तो चलिए देखते हैं, गुटनिरपेक्षता के द्वारा भारत और अन्य देशों को क्या लाभ प्राप्त हुए। तो सबसे पहला जो लाभ मिला वो था स्वतंत्र विदेश नीति, कि वो किसी के अधीन नहीं थे। दूसरा मिला बड़ी महाशक्तियों के साथ गठबंधन बनाकर अपनी आवाज उठाने का मौका। ठीक है, क्योंकि अकेले देश की कोई नहीं सुनेगा, पर जब उन्होंने गठबंधन बना लिया तो उनके विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थिति हो गई और यहाँ से क्या कर सकते थे, वो अपनी आवाज उठा सकते थे। इसके अलावा उन्हें क्या मिला, तो इसके अलावा उन्हें मिला महाशक्तियों से एक रिकॉग्नाइजेशन मिला कि भाई इनकी भी कुछ क्या है, अहमियत है और हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या मिला कि वो विश्व में शांति स्थापित करा पाए। ठीक है, जहां दोनों महाशक्तियां लड़ रही थी तो वहां पर इन गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या किया, मध्यस्थ का काम किया और मध्यस्थता की। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट जो है, नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी, इसे विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो नव अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर क्या था कि भाई छोटे विकासशील देशों ने मांग की थी कि भाई तुम सबने तो अपना विकास कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करें, हमें भी तो विकास के अवसर दो ना। तो इस चीज को देखते हुए नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाया गया था। ठीक है, यूएनओ ने एक सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, जिसका नाम क्या था, अंकटाड, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद इस संगठन में से, यानी जो ये कॉन्फ्रेंस किया गया था, इसमें एक रिपोर्ट पेश की गई थी, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि भाई किस तरीके से जो छोटे देश है वो अपना विकास करेंगे। चार बातें थी मुख्य रूप से, कि उनके संसाधनों पर उन्हीं का नियंत्रण होगा, बड़े जो देश है उनके बाजारों तक उनको पहुंच मिलेगी, सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उनकी भूमिका भी बढ़ेगी, और अगर वहां से कोई प्रौद्योगिकी यानी नई टेक्नोलॉजी मंगाई जाएगी तो वो क्या होगी, सस्ती होगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के वो सब फिनिश हो जाते हैं। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, वट एवर क्वेश्चन यू हैव, नाउ आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ देम। ठीक है, अगर किसी का कोई मिस हो जाए सो वी विल ट्राई टू कवर देम एज वेल। किसी का कोई भी डाउट हो जो भी अपने लाइव में पूछा हो, अब आप पूछना शुरू कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अच्छा, फटाफट से इसे शेयर कर देना, ठीक है, बाकी बच्चों को भी इसका लिंक मिल जाए, क्योंकि डेफिनेटली आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया तो एक बार नीचे कमेंट करके मेरे को बता दो, उससे मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि मैंने ठीक से बताया या नहीं बताया। एक बार फटाफट से बता दो। ठीक है, आरके जी ने पूछा कि अपने लाइव आने का टाइम बता दीजिए। तो देखिए टाइम हम इसी टाइम रखेंगे। इसी टाइम का मतलब है जैसे मान लीजिए 12 या 1 बजे के आसपास रेगुलर इसी टाइम हम लाइव आएंगे। और हिस्ट्री का लाइव हो ही रहा है शाम को 8 बजे से हमने प्लान किया है। बीच में हम ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के बारे में भी प्लान कर रहे हैं।
अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे और उसे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू नहीं मतलब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, खुशबू जी ने मिला है कि उनको नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तो देखिए नीचे जाइए, इसी के नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए, नहीं तो आपको मैं नीचे अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वहां पर आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, सारे नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा सबको अच्छे से समझ आया तो एक बार नीचे मेंशन कर दो ग्रुप चैट के अंदर कि हाँ सर हमारे को अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, किसी को ऐसा लगा कि क्या बहुत तेज तेज बोला गया है, क्योंकि कमेंट किए गए हैं कि अगली क्लास में थोड़ा सा धीरे बोलना। अच्छा, पृथकवाद और तटस्थता क्या होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। पृथकवाद का मतलब अलग है, तटस्थता का मतलब अलग है। ठीक है, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, तटस्थता का मतलब क्या है, तटस्थता का मतलब होता है कि सभी देशों से दूर रहना, यानी अपने में मस्त रहना। ठीक है, पर कुछ कहने का मतलब है, आप इसे ऐसे समझिए, पृथकवाद का मतलब है कि पूरे विश्व से दूर रहना। ठीक है, कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। तटस्थता का मतलब है कुछ देशों से दूर रहना। ठीक है, कि मान लीजिए दो देश लड़ रहे हैं तो हम उससे क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, बाकी सभी देशों से हमारे संबंध है। पृथकवाद का मतलब है कि हर देश से पूरी तरह से अलग रहना, तो इस आप ऐसे समझ सकते हैं। पृथकवाद का मतलब हो गया कि पूरे विश्व से अलग रहना, जबकि तटस्थता का मतलब है कि कुछ देशों से अलग रहना। ठीक है, जैसा कि ऐसा बहुत बार हुआ है। ठीक है, कि दो देशों के बीच मान लो युद्ध हो रहा है, तो उस स्थिति में एक देश क्या रहता है, तटस्थ रहता है, यानी वो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलता, बट बाकी देशों से उसके क्या रहते हैं, अच्छे संबंध रहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पृथकवाद का मतलब है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो मैं उन दोनों से बोलूंगा ना तुमसे बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताने को बोला जा रहा है, कितने मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर 9 ये मेंशन कर दीजिए। 1 मार्क के क्वेश्चन 9, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन 9। ठीक है, भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए, तो देखिए जैसा मैंने बताया था 1971 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, जिस दौर में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। किस वजह से किए थे, क्यों युद्ध किस वजह से चल रहा था, बांग्लादेश की वजह से। अच्छा, आगे बताइए, किसी को और कोई दिक्कत। सोशियोलॉजी के नोट्स, सोशियोलॉजी के नोट्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, मे बी 4 चैप्टर तक बनाए हैं हमने, बाकी बन रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो हमारे नोट्स होते हैं ना वो बिल्कुल डीपली डिस्क्राइब्ड होते हैं। ठीक है, और एक एक चैप्टर के, यानी अगर आप हिस्ट्री के देखेंगे तो 8 से 9 पेज के नोट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप उन्हें देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि देखिए इंग्लिश में टाइप करना ना फिर भी आसान होता है। ठीक है, पर हिंदी में टाइप करना वो भी इतना सारा कंटेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम नोट्स वगैरह बनाते हैं, कोई भी कंटेंट बनाते हैं, तो हम सारी चीज़ें पहले प्लान करते हैं कि भाई ऐसे फ्लो वाइज बनेगा, टॉपिक्स डिसाइड करते हैं, फिर उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करने के बाद कॉपी वगैरह में लिखते हैं, फिर हम उसे देते हैं, वो व्यक्ति हमारे को टाइप करके देता है, टाइप करने के बाद हम उसे वेबसाइट पर डालते हैं, उसकी पीपीटी बना के नोट्स यानी आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, तो इस वजह से नोट्स वगैरह बनाने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग। ठीक है, कि क्वेश्चंस वगैरह क्या हो जाए, अच्छे से हो जाए, आपका सारा कवर हो जाए। इसके अलावा किसी ने पूछा कि दूसरा नंबर दो मार्क्स वाले का क्वेश्चन नंबर 1, भाई गुट निरपेक्षता के भारत को क्या क्या फायदे हुए। देखिए जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसको स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का मौका मिला, विकासशील देशों के साथ सहयोग करने का मौका मिला, विश्व में एक पहचान मिली। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं चलेगी क्या, तो ज्योग्राफी की क्लासेस भी चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, टाइमिंग डिसाइड करेंगे हम। हिस्ट्री की चल रही है इवनिंग में 8 बजे। ठीक है, ये 12 बजे से वी आर प्लानिंग कि हम पॉलिटिक्स के करें, तो बीच में कभी टाइम निकाल कर ज्योग्राफी के भी करेंगे। ओके, सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँ, नॉट साउंड वाइज बट स्पीड वाइज। तो चलिए भाई, इसको फिलहाल के लिए हम यही फिनिश करेंगे, क्योंकि लगभग सबके सारे क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, अपने लाइव सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, इसके अलावा इसी तरीके से हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर देना, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। कोई भी डाउट हो, डिस्कशन हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत है
ठीक है, कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, कभी कभी कुछ बच्चे नोट्स मांगते हैं और उस कंडीशन में मान लीजिए अगर वो नोट्स अंडर प्रोसेस है या बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैं उन्हें रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि ऐसे सामने से मना करना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इस वजह से भी ये रीज़न हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आई ट्राई कि सबको रिप्लाई मिले। ठीक है, हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास कोई इतनी बड़ी टीम तो है नहीं है, वी आर ऑपरेटिंग अलोन, तो इस कंडीशन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इवन देन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और होप कि अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो आगे जाकर ये सब चीज़ें क्या होंगी और ज़्यादा इंप्रूव होंगी। फिलहाल के लिए हम इस लाइव सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो फिर हम डिस्कस करेंगे, आप कमेंट सेशन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू में मैं वो डाउट्स वगैरह सबके डिस्कस कर लूँगा जो भी कमेंट सेशन में मेरे को मिलेंगे, चैट सेशन में नहीं, कमेंट सेशन में जिसके जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले। तो फिलहाल के लिए हम इसे क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। थैंक्स टू ऑल, आई होप कि आप सबको मज़ा आया होगा।